प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास जयपुर राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और आप मेरे नियमित दर्शक हैं और आप जानते हैं कि मैं कुंडली अध्ययन में पंचांग को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और बताता भी हूँ, और उसका एक पूरा सेशन ही बना देता हूँ कि ताकि व्यक्ति को कुंडली विश्लेषण में पंचांग समझने में आसानी हो और तिथि वार नक्षत्र योग और करण का हमारे कुंडली अध्ययन में कितना महत्व है, आप इसकी महत्ता को समझ सके। आइए, लाइव कार्यक्रम मेरा होता है रात्रि 8:15 पे नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य वाले चैनल पे, और पिंडदान जो कि महालया अभी आरंभ होने वाला है 8 सितंबर से। तो जिन किसी को भी त्रिपिंडी श्राद्ध आदि से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप निश्चित रूप से 9572 वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले इनका पंचांग अध्ययन कर देते हैं, जहां पंचांग बना है भाद्रपद माह में। और जो लोग भाद्रपद माह में जन्मे होते हैं वो सबसे पहले तो देखने में बड़े सुंदर, उनकी दंतावली बड़ी सुंदर होती है और बेहतरीन मानसिकता वाले होते हैं, मतलब उनका शान ही कोई नहीं होता। दक्षिणायन में जितने भी लोग जन्मे होते हैं या लगभग दक्षिणायन में जितने लोग जन्मे होते हैं उनको अपने जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष देखना पड़ता है। परिवार में विषम परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है और उन सब के बीच से ही व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। वर्षा ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं और वो उन प्रश्नों को जानने की इच्छा रखते हुए कई लोगों के पास भ्रमण करते हैं और कई लोगों से उस प्रश्न के उत्तर के लिए मित्रता और शत्रुता दोनों ही का अनुभव प्राप्त करते हैं। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और ऐसे चंद्रमा व्यक्ति को शुद्ध मानसिकता का, शुद्ध अंतःकरण का, इतना ही नहीं, कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा धन मान पद प्रतिष्ठा विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान सुख और संसाधन से युक्त रखने वाले भी होते हैं। रेवती नक्षत्र गंडांत नक्षत्रों में आता है। श्रवण के बाद धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र। श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये श्रवण के बाद धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, तो ये जितने नक्षत्र हैं ये पांचों अंतिम के 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्रों में इनकी संज्ञा की गई है। और जिसमें से रेवती जो है ये गंडांत नक्षत्र भी कहा जाता है, मतलब एक नक्षत्र का समापन होना और दूसरे का आरंभ होना, तो इसे गंडांत भी कहते हैं। उसके बाद शूल योग में जातक का जन्म हुआ है। अगर रेवती नक्षत्र पे बात करें तो आप अगर इस नक्षत्र से संबंधित अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे मूल चैनल पे जा सकते हैं, मैंने उसके बारे में विस्तार से बताया है। रेवती नक्षत्र जिसके देवता पुषा देव हैं, तो ओम पूषणे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन लगभग 108 बार करना चाहिए। अपने घर को सजा करके रखना चाहिए। अगर हो सके तो घी का दान करें। साथ ही साथ किसी ब्राह्मण को सोमवार को चीनी और रविवार को शहद का दान करें। सफ़ेद फूल की माला शिव जी को अर्पित करें। शूल योग में जन्मे होने से जीवन में एक ऐसी कोई फांस लग जाती है या ऐसी कोई एक चिंता लग जाती है जिसके लिए जातक चिंतित रहता है, या एक चिंता का कोई कारण है जो व्यक्ति को चिंतित करता रहता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण दाम्पत्य अच्छा, बुद्धि अच्छी, निर्मल स्वभाव, परोपकार, दान, दयालुता, धर्मज्ञ और परंपराओं में उसके पालने में विश्वास करने वाला होता है। मतलब अब उसे आप दाकियानुस तो नहीं कहेंगे, पर हाँ इतनी बात है कि व्यक्ति कभी भी अपनी परंपराओं का परित्याग नहीं करता है, उसको बना कर रखता है और उसमें विश्वास करता है। अब कुंडली पे लेके आता हूँ, जहाँ कन्या लग्न की कुंडली बनी है। आप यहाँ देख रहे हैं कन्या लग्न की कुंडली बनी है। लग्न के अधिपति 12वें भाव में बैठे हैं। लग्न के अधिपति 12वें भाव में बैठे हैं और इस हिसाब से कि जब जन्म कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में हो शुक्र के साथ, जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो लग्न और भाग्य का संबंध एक साथ बन गया। लग्न पे गुरु की दृष्टि 5वीं, चंद्रमा की 7वीं
और शनि की तीसरी। तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव पंचम और छठवें भाव के स्वामी होकर के शत्रु की राशि में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, दो शत्रु ग्रह एकादशवें भाव में, और साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी लग्न में। कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव सबसे कमज़ोर ग्रह हो जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार संघर्ष भी देते हैं, और यहाँ तक ये बात भी हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति भी बना देते हैं जहाँ उसको जरा भी चिंता नहीं करनी है, वहाँ से भी उसको चिंताएं मिलती आती हैं। मतलब जहाँ पे आप सोच नहीं सकते वहाँ भी कई बार आपको व्यय करना पड़ता है। जिसको कभी आप शत्रु नहीं मानते हैं वो भी कई बार आपके जीवन का शत्रु बनता है। परिस्थिति जीवन में ऐसी कई बार बनेगी जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली में बनती हैं। लग्न और लग्नेश अगर चंद्रमा या गुरु से दृष्ट हैं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति भाग्यशाली है। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि जन्म कुंडली के पंचम और छठवें भाव के स्वामी होकर के एकादशवें भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हैं उसका अधिपति केंद्र में बैठ करके लग्न को देख रहा है। मतलब लाभेश अगर लग्न को देखते हैं तो व्यक्ति जीवन में लाभ प्राप्त करने वाला होता है। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात जो ये होगी कि जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी एकादशवें भाव में है, और एकादशवें भाव के स्वामी लग्न को देख लिए, और धन भाव के स्वामी शुक्रदेव 12वें भाव में बैठे हैं। तो धन भाव के स्वामी जब लग्नेश के साथ 12वें भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में धन व्यय के योग बनते हैं, और उसको इकट्ठा करने में कई बार थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ये भी बात होती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लग्न के अधिपति सिंह राशि में उच्चाभिलाषी या 12वें भाव में है, अवयोग लगेगा। लेकिन नवांश कुंडली में वो बुध देखिए वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जिसके स्वामी मंगलदेव उच्च के हो गए हैं। अब ये बहुत महान सिद्धांत है। क्या सिद्धांत कहता है? लग्नेश जो लग्न कुंडली का बना हो वो नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी अगर उच्च का या त्रिकोण में बैठा होता है तो ये महान राजयोग बन जाता है, और ये महान राजयोग व्यक्ति को जबरदस्त सफलता देने वाला भी हो जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, और यहाँ पे वो चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं, यहाँ भी वो मीन राशि में ही जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा यानी कि जो लाभेश हैं वो वर्गोत्तम हो गए, और वर्गोत्तमो तत् स्वनवंसकास्तु। इसका अर्थ होता है कि वर्गोत्तम ग्रह या स्वयं के नवांश में गया हुआ ग्रह कुंडली को बलवान और मजबूत और अतिरिक्त सफलता के पेज पन्ने जोड़ देने वाला होता है। लग्न और लग्नेश पे चंद्रमा और गुरु की दृष्टि व्यक्ति को अलग तरीके से भी भाग्यशाली बना रही। जरा देखिए तो शुक्र लग्न कुंडली में भी 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी वो 5 नंबर की राशि में ही बैठ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि लग्नेश अगर वहां भी या जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी यहाँ 5 नंबर में यानी कि धनेश वर्गोत्तम हो गए, और यहाँ भी वर्गोत्तम, मतलब 5 नंबर की राशि में। तो यहाँ वो लग्नेश होकर के वर्गोत्तम हो रहे थे, मतलब दिग्बली थे, और यहाँ वो धनेश होकर के वर्गोत्तम हो रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि धन और लाभ का संबंध बन गया। लाभेश चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम थे ना जी, चंद्रमा मीन राशि के, यहाँ भी जन्म कुंडली में मीन राशि में बैठे हैं, और यहाँ धन भाव के स्वामी 5 नंबर में, यहाँ भी लग्नेश और जन्म कुंडली में 5 नंबर में, यानी कि शुक्र और चंद्रमा दो ग्रह इस कुंडली के धनेश और लाभेश दोनों वर्गोत्तम हो गए। तो कुंडली के पास तो अतिरिक्त बल वैसे ही मिल गया। अब आइए, जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हैं, अति विशिष्ट कारक भाव है उनका, और यहाँ भी सूर्य एकादशवें भाव में ही बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि सूर्य और चंद्रमा के साथ शुक्र की दशा जातक के लिए लाभान्वित करने वाली और मजबूती प्रदान करने वाली होगी, जहां जातक बहुत ही अच्छे तरीके से उस दशा काल में बहुत उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करेगा, और किसी से उसको कभी भी मांगने नहीं जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के जीवन की समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी। ये भी बात है। अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ भी कन्या लग्न की कुंडली बनी है। यहाँ लग्न के अधिपति बुध थे, यहाँ पंचम भाव के साथ साथ धन भाव के स्वामी हो गए। तो लग्न के अधिपति वहां पे और यहाँ पे धनेश और पंचमेश हो गए, और यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख लिए। जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लग्न को देख रहे थे, और यहाँ पे जो बुध और शनि हैं वो बुध धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होकर के लग्न को देख रहे थे। इसका अर्थ होगा कि जो ग्रह देख रहा है वो भी अच्छे जगह से बैठ करके देख रहा है। गुरु यहाँ भाग्य भाव से बैठ करके देख रहे हैं, और यहाँ पे बुध और शनि भाग्येश होकर के सप्तम भाव से बैठ करके देख रहे हैं। धनेश जन्म कुंडली में अगर लग्न से संबंध बना लेते हो,
लग्न के अधिपति बुध, धन के अधिपति शुक्र दोनों एक साथ 12वें भाव में बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास धन का फ्लो रहेगा, आता जाता रहेगा और बड़े से बड़ा काम वो चुटकी बजा करके युग समाप्त करने वाला होता है। उसकी पहचान बड़ी ऊंचे और अच्छे लोगों से होती है। उसकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और वो नामी व्यक्ति होता है। इतना ही नहीं, वो बहुत छोटे छोटे धन राशि के लिए कभी भी चिंता नहीं करता। हिसाब किताब और लेखा जोखा करने में उसका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उसकी नहीं होती है। वो सामान्यतः बहुत ऊंची मानसिकता और ऊंची दार्शनिकता वाला व्यक्तित्व होता है। इसके अतिरिक्त बहुत छोटे छोटे दांत होते हैं और कृतज्ञ होता है, मेहनत करने वाला होता है और दूसरों को फल देने वाला होता है। मतलब अपना क्रेडिट भी किसी दूसरे को दे देना। मीन राशि कैसी राशि है? दार्शनिक राशि है, चिंतन करने वाली राशि है और सदैव उलझनों में रहने वाली भी राशि है। यहाँ व्यक्ति परोपकारी होगा, दानी होगा, सुदृढ़ मानसिकता का होगा, कोई मन में भ्रम नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन है तो किस बात को लेकर के कि कहीं दूसरे को तकलीफ ना हो जाए, और यही दूसरे की तकलीफ ना हो जाए वाली स्थिति, मेरे कारण किसी दूसरे को तकलीफ ना हो जाए, यही सोचते 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 व्यक्ति कई बार अपना नुकसान भी कर बैठता है। ये मीन लग्न है। उसके बाद स्वयं का पैसा रहेगा, स्वयं से ढूंढ के रिक्शा लाएंगे और स्वयं से किसी को बोलेंगे आप बैठ के चले जाइए, मैं पैदल आता हूँ। ये जो दार्शनिकता है और ऊंचा जो विवेक होता है, तत्व को समझने का तत्व विवेक जिसको कहते हैं, वो बड़ा ही कम लोगों में देखने को मिलता है। अगर आप इस लग्न की तुलना अगर किसी अन्य लग्न के जातकों से करते हैं तो आपको ये चीज किसी भी देखने में, किसी भी लग्न में नहीं मिलेगा कि जो दानशीलता है, जो परोपकार का गुण है और जो त्यागने की जो प्रवृत्ति है, वो सभी लग्नों से अलग है और ज्यादा है, जुदा है। मैंने जो बात कही वो बहुत अच्छे से समझिएगा। लग्न पे गुरु की दृष्टि, लग्न पे अच्छे ग्रहों का संबंध या लग्न पे लाभ धन का योग बनना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और मार्गदर्शन प्राप्त कराने वाला हो जाता है। व्यक्ति किसी दूसरे को देने वाला और सिखाने वाला होता है, वो किसी से मांगने नहीं जाता है, ऐसा। तो ये मैंने आप लोगों से इतनी बात बताई है। उस माइक में मुझे दिक्कत होती थी, इस वजह से मैंने इसे बदल दिया है। आइए, तो मैं ये बोल रहा था कि जब कभी भी ऐसी कोई बात बने जिस पे मैंने अभी चिंतन की, पर अब बात करते हैं कि लग्न का मान कैसा है। लग्न 14 अंश का बना है, जिसका अर्थ होता है कि ये प्रबुद्ध लग्न है और ऐसा लग्न, इस पर मैं जल्दी ही अपने मूल चैनल पे एक कार्यक्रम लाने वाला हूँ जिसमें लग्न की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। फिलहाल इस कुंडली पे बात करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली का लग्न मान युवावस्था का बना है, मतलब 12 अंश से लेकर के 18 अंशों के मध्य का लग्नमान है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि कुंडली का लग्न बहुत अच्छा है और इसे उत्तम लग्नों की संज्ञा दी गई है, इसे उत्तम लग्न माना गया है। लग्न का मान ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को, स्वभाव को, आचरण को, उसके व्यवहार को मजबूती और कमजोरी प्रदान करता है। यहाँ तक कि अगर लग्न का मान कमज़ोर रहता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी परेशान करने वाला ही हो जाता है। लग्न 14 अंश का बना है, लेकिन लग्न में जो ग्रह मंगल बैठे हैं वो 0 अंश के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि ये बहुत अच्छी बात होगी। कैसे? तो जन्म कुंडली का कोई भी कमज़ोर ग्रह अगर बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएगा तो कुंडली को कमज़ोरी देने लगता है। इसका अर्थ होगा कि लग्न में जो ग्रह बैठा है मंगल, वो इस कुंडली का लग्नेश का शत्रु और इस कुंडली के लिए भी कहीं ना कहीं मारक ग्रह ही होते हैं। इस वजह से इस कुंडली के लिए मंगल का कमज़ोर होना, लेकिन शनि से दृष्ट होना। तो जरा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली के अष्टमेश या अष्टम भाव जब कभी भी शनि से प्रभावित होते हों या शनि से दृष्ट हो जाते हों तो कई बार वो मारक ग्रह की भूमिका में आ जाते हैं। मतलब मंगल इस कुंडली में अष्टमेश हैं, लग्न में बैठे हैं, और साथ ही साथ जरा ध्यान से देखेंगे तो अष्टम भाव पे शनि, केतु और मंगल, राहु सबका प्रभाव है। शनि की 10वीं दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है, राहु की 7वीं दृष्टि और इनके, लेकिन इस भाव को शुभ कर्तरी लगा है। तो इस भाव को पाप कर्तरी अगर लग जाता और सारे के सारे पापग्रह इसको देख लेते तो ये भाव विदीर्ण या कमज़ोर या सबसे खराब भाव हो जाता। लेकिन चूंकि इस भाव पे सारे पापग्रहों की दृष्टि है, मंगल भी उस भाव के स्वामी होकर के उसे देख रहे हैं, शनि वहाँ पे नीचे की दृष्टि देख रहे हैं, राहु और केतु की दृष्टि संबंध की स्थिति वहाँ पहले ही बनी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद अगर उस भाव को शुभकर्तरी लग रहा है तो कहने का अर्थ होगा कि वो अच्छी बात है। मतलब एनर्जी जा करके हाथ से और वापस आपके पास आ गई। इसका अर्थ होगा कि अगर हम इस शुभकर्तरी योग की चर्चा करें तो ये इस कुंडली की सुरक्षा कर रहे हैं और दरअसल गुरु और चंद्रमा मिलकर के आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र में दशमांसा चक्र के लग्नेश जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। यहाँ पे वो सिंह राशि के बैठे थे, यहाँ वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं और यहाँ वो सप्तम भाव में बैठे हैं, जहाँ के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में उनके ठीक पीछे राहु के संग बैठे हैं। लेकिन चंद्रमा, शनि और केतु का प्रभाव है। इसका अर्थ होगा कि कारोबार में कभी कभी मतभेद भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर जातक नौकरी पेशा करने वाला होता है। उसके बाद यहाँ सूर्य और शुक्र के बैठने के कारण, और जरा ध्यान से देखेंगे तो छठवें भाव के स्वामी का छठवें भाव को देखने के कारण नौकरी करने की प्रबलता ज़्यादा देखने को मिल रही है, जबकि उसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न भी देखने को मिल रहा है। मतलब जो नौकरी को लेकर के अगर कहीं भी कोई मानसिक अव्यवस्था का शिकार व्यक्ति होता है तो वो सूर्य और शुक्र के कारण होता है। जबकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी कन्या राशि की कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी थे, यहाँ भी कन्या राशि की कुंडली के अष्टमेश होकर के नवम भाव में बैठे थे। नवमेश जन्म कुंडली में दिग्बली थे, नवमेश या नवम भाव जन्म कुंडली में ठीक बैठा था। यहाँ भी नवमेश दिग्बली हैं, शनि सप्तम भाव में बलवान हो जाते हैं। यहाँ पे भी नवमेश जो है वो अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं। इसका अर्थ सीधा ये कहता है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर नवम भाव बलवान है या नवमेश अगर अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं तो वो अपने आप में विस्तृत राजयोग बना देते हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ भी शुक्र राजयोग ही बना रहे हैं, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। उसके बाद चंद्रमा से गुरु तृतीय में, चंद्रमा से शनि पंचम में थोड़ी कमजोरी, लेकिन चंद्रमा से सूर्य का पंचम भाव में जाना व्यक्ति को महान बुद्धिमान बना देता है। लेखक हो जाए, कवि हो जाए, कलाओं को जानने वाला हो जाए, लेखा जोखा करने वाला हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में महारत हासिल करने वाला होता है। उसके बाद उसी चंद्रमा से मंगल का सामने आमने बैठना ये भी महान स्थिति बना देने वाला होता है। जबकि राहु का चंद्रमा से छठे आठवें भाव में बैठना कई बार व्यक्ति को बहुत लंबी बीमारी जैसे पैरों की समस्या हो, पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो, कफ की समस्या होती है, हृदय क्षेत्र परेशान रहता है, नेत्र ज्योति परेशान होती है और कई बार व्यक्ति दूसरों के कारण अपने स्वास्थ्य की चिंता बढ़ा लेता है, चिंता लगातार बढ़ी रहती है। ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है। अब मैं नक्षत्रों की बात कर लेता हूं, कौन से ग्रह कितने नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं और कितने अंशों पे बैठे हैं। सूर्य जन्म कुंडली में बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र में 28 अंश 54 कला के साथ। इस वजह से यहाँ पे सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में बैठेंगे तो कभी कभी व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमज़ोर करेंगे और कभी कभी नौकरी में मतभेद भी देने वाले बनेंगे। यहाँ पे कई बार व्यक्ति के जीवन में सूर्य और शनि की महादशाएं या अंतरदशाएं, उसके साथ जब कभी भी केतु और राहु का अंतर आए तो मानसिक व्यय बढ़ता है, मानसिक स्थिरता प्रभावित होती है और कई बार चिंता बढ़ने का काम कर देती है, चिंता बढ़ जाती है। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं रेवती नक्षत्र में 28 अंश के। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए आत्मकारक ग्रह सूर्य ही हो रहे हैं, जो इस कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं। और आत्मकारक ग्रह अगर वर्गोत्तम होता हो, क्योंकि आत्मकारक अंश बल में सूर्य ज़्यादा है, यहाँ भी 11वें भाव में, यहाँ भी 11वें भाव में, और यहाँ भी वो 12वें भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के धन के साथ संपर्क बना रहे थे चतुर्थ भाव में। इस वजह से धन से संबंधित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है, उसके लिए कभी किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहता है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाना चाहता है और बच्चे को सही रास्ते पर देखना भी चाहता है। हाँ, इसमें वो लगभग सफल भी होता दिख रहा है, क्योंकि 11वें भाव के सूर्य आपके मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। चंद्रमा 28 अंश के अमात्य कारक ग्रह होंगे, दूसरे सर्वाधिक डिग्री वाले ग्रह बनेंगे, मतलब लाभेश अमात्य कारक हो गया। और इसके साथ जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति 12वें भाव में बैठे हैं और इस हिसाब से जन्म कुंडली में अगर बुध की बात मैं करूं तो बुध को अतिरिक्त बल मंगल के कारण मिल रहा है। जबकि मंगलदेव इस कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 0 अंश के बैठे हैं, जिनका 0 अंश पे बैठना भी जातक के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि केंद्र भाव में 0 अंश का बैठा ग्रह भी फल दे देता है और जातक के लिए अच्छा होता है। लेकिन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होना जातक की चिंता का कारण भी बनेगा। इस वजह से मंगल की दशा में हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। कई बार हमारा टेम्परामेंट लूज होगा, कई बार हमारे जीवन में विषम परिस्थिति बनेगी और कई बार हमारी हाथ में आई हुई चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी। इस वजह से मंगल की दशा में निवेश करने से पहले, मित्रता करने से पहले, पार्टनरशिप में जाने से पहले, संबंध में जाने से पहले, विवाह में जाने से पहले या कई बार धार्मिक मांगलिक कृत्य में जाने से पहले हमें उसके पूरे बजट को तैयार करना होगा, बहुत अच्छे तरीके से उसकी बात को समझनी होगी, तब जाकर के मंगल की दशा में हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कई बार यहाँ पे ये गलत निर्णय करवाएंगे जिसके कारण व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। बुधदेव आपकी कुंडली में 23 अंश 50 कला के साथ बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिसके कारण कि वो अगर शुक्र वहाँ नहीं बैठे होते तो ये नुकसान का एक घर हो जाता है। इसका मतलब होगा कि बुध और शुक्र अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं
तो बहुत अच्छी बात है। और बुध और शुक्र अगर जन्म कुंडली के 11वें भाव में या 12वें भाव में संपर्क बना रहे हैं तो वो जन्म कुंडली में जातक को ये बता रहे हैं कि व्यक्ति के पास धन आएगा और व्यय भी रहेगा। इस अवस्था में व्यक्ति को काला तिल या घी दान करना चाहिए, घृत का दान करना चाहिए। और कई बार अपने जीवन काल में शुक्र या बुध की दशा में हरा चारा या हरा मूंग या दूर्वा गणेश जी को और गाय को खिलाना चाहिए। उसके बाद अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं 5 अंश 39 कला के साथ कृतिका नक्षत्र में, और वो सूर्य जन्म कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं। सूर्य का 11वें भाव में बैठना अति विशिष्ट कारक, चंद्रमा का लग्न को देखना दाम्पत्य को अच्छा नेचर, जबकि गुरु का लग्न को देखना व्यक्ति के जीवन में भाग्य और धर्म का समावेश करा देने वाला। गुरु कृतिका नक्षत्र में व्यक्ति की कैपेसिटी और एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, जबकि शुक्रदेव आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और वो शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। अपने ही नक्षत्र का बैठा ग्रह कई बार जातक की कुंडली को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और बलवान बना देता है। यहाँ पे पुरुष की कुंडली है और 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर हाँ इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि हमें अपने व्यय पे नियंत्रण निश्चित रूप से रखना चाहिए, धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, और निश्चित रूप से हमें दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जप मंदिर दर्शन तीर्थ दर्शन और बच्चों पे निवेश करने से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। बच्चा है अगर पढ़ रहा है आपके पैसे से आपके भाई साहब पढ़ रहे हैं, आपके पैसे से आपकी बहन पढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से ये जानना होगा कि उनके लिए जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं उसका आउटपुट कितना है। अगर आप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो आपको उनकी डिग्री मांगने का पूरा अधिकार होगा, नहीं तो कई बार यहाँ पे नुकसान होते हुए भी देखा जा रहा है। कई बार आप बहुत एनर्जी अपनी पूरी दे देते हैं और अंततोगत्वा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, मतलब ये कई बार एक तरीके से आर्थिक नुकसान का कारण भी बन जाता है। उसके बाद शनिदेव अगर बात करते हैं तो शनिदेव आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, 15 अंश की अवस्था में बैठे हैं, ठीक बैठे हैं, कोई घबराहट वाली बात नहीं है, क्योंकि भाव का स्वामी अगर भाव को देखता है तो कुंडली कमज़ोर नहीं होती। और ऊपर से चंद्रमा और शनि का संबंध एक दूसरे से नवम पंचम का गया है, इस वजह से भी कुंडली अच्छी बन रही है। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे शनिदेव अपने नक्षत्र में बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि वो अपनी दशा काल में चूंकि पंचमेश हैं, 6वें भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, और अंश बल के आधार पर अगर बात करते हैं तो 15 और 28 अंश यानी कि शनि अस्त हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश होकर के अस्त हो रहे हैं और बैठे हैं सम संख्या की राशि में। तो सम संख्या की राशि में बैठा ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज़्यादा करता है। इसका अर्थ होगा कि शनि रोगेश होंगे और कई बार शनि की दशा जीवन में आरंभ में कष्ट और बाद में चल करके सुख देने वाली होगी। इतना ही नहीं, यहाँ ये शनि जो बैठे हैं वो पुष्य नक्षत्र में अपने नक्षत्र में बैठे हैं और यहाँ 4 नंबर में और यहाँ 8 नंबर में बैठ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे शनिदेव का जो प्रभाव होगा वो अपनी दशा काल में धन मान पद प्रतिष्ठा संतान दाम्पत्य विवाह विवेक बुद्धि ज्ञान और बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत प्रचुर मात्रा में देने वाली बनेगी। मतलब शनि यहाँ दाता बन रहे हैं। राहु और केतु के बारे में अगर बात करते हैं तो राहु धन कमाने के लिए व्यक्ति को मेहनत करवाते हैं, 12 अंश के बैठे हैं और मैं समझता हूं कि उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से हमें अपने पैतृक संपत्ति, अपना पार्टनरशिप, अपना दाम्पत्य और अपनी वाणी के साथ अपने मानसिक अव्यवस्था का शिकार हमें नहीं होना है। मतलब हम अपने मन बुद्धि चित्त को गलत और गड़बड़ नहीं करेंगे। ये आपकी कुंडली में ग्रह हैं जो जिस नक्षत्र में बैठे हैं और जितने अंश पे बैठे हैं मैंने वो बता दिया। इस कुंडली में पराक्रम भाव पे गुरु की दृष्टि है, इस वजह से भाई बहनों के साथ संबंध आपके तरफ से अच्छे रहेंगे, पर उधर से कितना अच्छा है ये थोड़ा संशयात्मक है। पंचम भाव पे सूर्य और शनि के साथ गुरु की दृष्टि है और पंचम भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं दाम्पत्य पेट परेशान होता है और कई बार जो पत्नी होती है वो बेटे का पक्ष या बेटियों का पक्ष ज़्यादा लेती हुई नजर आती हैं। इसके साथ साथ बच्चा जो होता है वो कई बार आपसे घर्षण करता है या कई बार उसके साथ मतभेद की स्थिति भी देखने को मिल जाती है। हालांकि ये सिर्फ दृष्टिकोण का मतभेद होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे बिल्कुल ही रुष्ट होगा, वह उसका सुख आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुरु भी इस भाव को देख रहे हैं। हालांकि इस भाव का स्वामी शनि इन्हें देख रहा है, तो गुरु और शनि संतान से, दाम्पत्य से, परिवार से, यश मान पद प्रतिष्ठा से और पूर्व जन्म से आपके साथ न्याय करते आ रहे हैं। एक सिद्धांत है जो यहाँ बताना चाहूँगा, किसी भी भाव से अगर गुरु और शनि का संबंध बनता है तो थोड़े देर से ही सही पर उसको उसका यश मिल जाता है। मतलब चूंकि ये दोनों ग्रह मंदगामी ग्रह हैं, धीरे धीरे चलते हैं, इस वजह से देर से परिणाम करते हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में जो यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी वो थोड़ी देर से होगी, लेकिन अंततोगत्वा व्यक्ति को वही प्राप्त होगा जिसके लिए वो चला था।
तो ये आपकी कुंडली के ग्रह हैं। और मैं एक बात और कह दूं, जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और यहाँ के लग्नेश ही स्वतः लग्नेश बन रहे हैं। यहाँ 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के एकादशवें में बैठ करके पंचम को देख रहे थे और यहाँ एकादशवें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। मतलब विदेशों से धन आना, कई बार सरकार का काम करना, सरकारी संपत्ति को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करना या बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने का बोझ या दायित्व व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा ही देते नजर आए हैं। चूंकि सूर्य आत्मकारक और चंद्रमा अमात्य कारक ग्रह हैं, ये जन्म कुंडली में ज्योतिष के 2 महान ग्रह हैं और दरअसल ये प्रकाशक ग्रह हैं। और प्रकाशक ग्रह अगर आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ उच्चतम अवस्था में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये जातक की कुंडली को बहुत श्रेष्ठ गति देते हैं, जिसका प्रभाव जातक के जीवन में कई बार देखने को लाभ के रूप में मिलता है। अब यहाँ से मैं आपका ध्यान आपकी कुंडली के कुछ बहुत अच्छी बातों पे लेके आता हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी कुंडली में एनर्जी हमारे परमात्मा ने कितनी दे करके हमें भेजी है। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, बताओ। वो ये है कि जब परमात्मा ने हमें जन्म दिया, माता के गर्भ में हमें डाला, उसी दिन से हमारे बारे में वो चिंता करने लगे, इसको कैसे पालूंगा, इसको किसके हाथ में भेजूंगा, इसको किसकी गोद में भेजूंगा, इसका पिता कौन होगा। ये जन्म लेने से पहले और आपके धरती पे आने से, आपके गर्भ में आने से पहले परमात्मा उसके बारे में विचार करने लगते हैं और उसमें उनकी सहायता करते हैं कि इसको किसके घर में भेजना है, इसका पूरा जीवन कैसा रहेगा। आपको जब आना होता है तो माता के गर्भ में, तब वो आपके पिछले जन्म का लेखा जोखा देखते हैं और वही ये ग्रह हैं। कहते हैं वाह, तुमने तो बहुत अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से मैं तुम्हें किसी अच्छे खानदान में जन्म तुम्हारा दे देता हूँ। शास्त्र में बात आई, पुराणों की बात बता रहा हूँ। अगर कोई जातक किसी बहुत ही मजबूत और अच्छे घर में जन्म लेता है, उदाहरण में मान लीजिए अगर हमारे यहाँ बात करते हैं तो कोई टाटा बिरला के यहाँ जन्म लिया, कोई अंबानी अडानी के यहाँ जन्म लिया, तो वो बालक पूर्व काल में महान तपस्वी और मनस्वी होता है। कुछ उसके छोटे बड़े ऊंचे नीचे कर्म के कारण वो मनुष्य में वापस जन्म लेता है और उस अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो एक महान घर की संतति बनता है। लेकिन जो निम्न कोटि के वर्ग में जन्म लेता है, उसके पूर्व काल के कृत्य के कारण ही उसे निम्न वर्ग में जन्म लेना पड़ता है या निम्न कुल में जन्म लेना पड़ता है या कमज़ोर या ऐसे घर में, सामान्य से कमज़ोर घर में जन्म लेना पड़ता है। ये आपके प्रारब्ध का फल होता है कि आप अपनी आयु बचपन काल से ही किस तरीके से भोग रहे हैं। ये प्रारब्ध का फल होता है कि आप अपनी आयु सुख से भोग रहे हैं या दुखपूर्वक भोग रहे हैं। ये आपके प्रारब्ध का फल होता है कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या बन रहे हैं, जाति क्या मिली है। आपके प्रारब्ध का ही फल होता है कि आप मनुष्य बने हैं, लता बने हैं, वृक्ष बने हैं, पहाड़ बने हैं, नदी बने हैं, झरना बने हैं, कीड़ा मकोड़ा बने हैं, क्या बने हैं। आपके ही प्रारब्ध का फल होता है कि आप कितनी आयु जीने वाले हैं। शतायु हैं, पूर्ण आयु हैं, मध्यम आयु है, अल्प आयु हैं, कैसी आयु प्राप्त होने वाली है। और ये सारी चीज़ें हमें हमारी जन्म कुंडली के बनने वाले योगों से पता चलता है। जन्म कुंडली में लग्नेश शुष्क राशि में बैठे हैं, शुष्क मतलब सिंह राशि शुष्क राशि है, गर्म राशि है। लग्नेश अगर शुष्क राशि में बैठते हैं तो कई बार व्यक्ति धन कमाने के लिए मेहनत करने वाला होता है। या दूसरा, जन्म कुंडली में चंद्रमा केंद्र में होते हैं लेकिन उनके आगे पीछे अगर देखेंगे तो कोई ग्रह नहीं है, केतु कोई ग्रह होते नहीं है, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं। इस वजह से यहाँ पे कहने को केमद्रुम योग लग जाएगा। पर चूंकि उनसे केंद्र में मंगल बैठे हैं, है ना, और नवांश कुंडली में वो चंद्रमा जरा ध्यान से देखें तो एकादशवें भाव में बैठ रहे हैं और उनके साथ सूर्य आ रहे हैं। उसके बाद जहाँ वो बैठे हैं उसका अधिपति केंद्र में है। उसके बाद उस भाव के साथ चंद्रमा और सूर्य का संबंध होना, चंद्रमा के सामने मंगल होना, चंद्र मंगल योग, लक्ष्मी, कई जगह से व्यक्ति धन कमाता है और ये बहुत अच्छी बातें हो जाती हैं। कमजोरी क्या है? छठवें भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में शत्रु की राशि में बैठना और सूर्य के साथ जाना और अस्त हो जाना। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियां बनती हैं। कई बार बच्चा, दाम्पत्य, परिवार, कई बार वो उनके कारण व्यक्ति के जीवन में संघर्षों की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये शनि के कारण होगा। मतलब शनि की दशा में हम अकेले हो जाएंगे या कई बार हमें एकाकीपन में जाना पड़ेगा, या शनि की दशा में कई बार हमारा काम बिगड़ता है, हाथ में आई हुई चीज़ छूट जाती है, या कई बार हमें शनि की दशा में आलस्य होता है, प्रमाद होता है, हमारे मन के मुताबिक परिणाम हमसे
नहीं मिलता है वो हमसे दूर चला जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो जन्म कुंडली में शनि को, हालांकि उसके जो अच्छे परिणाम है, मैंने यश मान पद प्रतिष्ठा वाली बात बताई है, वो तो आपको लगभग मिलता ही रहेगा। व्यक्तित्व पे, आचरण पे मैं इसमें कोई दोष नहीं दूंगा, बहुत अच्छा है। आप इसी को मेंटेन करें तो आयु बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ा सावधान रहें। धन आप कई जगह से कमा सकते हैं, उस पर विचार करें। पेट्रोलियम सेक्टर से धन कमा सकते हैं, फर्नीचर के क्षेत्र से धन कमा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से धन कमा सकते हैं, हॉस्पिटल पढ़ाना और साथ ही साथ आपकी कुंडली में लेखा जोखा, हिसाब किताब लगाना, डॉक्टरी का क्षेत्र भी इस कुंडली में बहुत अच्छा योग बना रहा है। बैंकिंग सेक्टर से काम करने का योग आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, और वो इसलिए मैंने बात कही है, ये सब सारी चीज़ें गुरु और मंगल का एक दूसरे को देखना, द्वितीय भाव में राहु का बैठना, एकादशवें भाव में सूर्य और शनि का बैठना, बुध का बलवान होना, लग्नेश बलवान है क्योंकि बुध यहाँ सिंह राशि में बैठे हैं और उसके अधिपति सूर्य यहाँ पे एकादशवें भाव में बैठे हैं, वर्गोत्तम होकर बैठे हैं। तो जिस राशि में बुध बैठे हैं लग्नेश, उस राशि का अधिपति अगर वर्गोत्तम है या बलवान है तो कुंडली स्वतः बलवान हो जाएगी। सूर्य और बुध अगर जन्म कुंडली में बलवान हो, अगर चंद्रमा बलवान होते हैं तो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में बहुत आगे तक जाता है, या कई बार उसको मंगल राहु केतु शनि की दशाओं में भी प्रमोशन होते देखा जाता है। और यहाँ पे लग्नेश जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बुध लग्नेश होकर के एकादशवें भाव में 12वें भाव में सिंह राशि में, और यहाँ पे वो बुध वृश्चिक राशि में बैठे हैं जिसका अधिपति मंगल उच्च का है। तो इसका अर्थ है कि अपने आप में महान योग बनेगा। चंद्रमा और मंगल का एक दूसरे को आमने सामने देखना, उस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि, अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि जा रही तो व्यक्ति की मृत्यु बड़ी सुखद होती है। और साथ ही साथ वो ज्योतिष में समझने वाला होता है, तंत्र को समझने वाला होता है, विद्या अध्ययन करने वाला होता है, हमेशा नई नई बातें जानने वाला होता है, बच्चों से भी सीख लेने वाला होता है, किसी की भी मदद करने में आगे रहने वाला होता है, अपनी जेब ना देखे पर सामने वाले की जेब की चिंता करने वाला होता है, और टेबल के नीचे से भी धन कमाने की पूरी कोशिश करता है, पर कई बार उससे वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। कन्या लग्न का है ना, तो बहुत शातिर होते हैं कन्या लग्न वाले। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। हम पराक्रम और बढ़ा सकते हैं, हम अपनी एनर्जी को और सही जगह पे लगा सकते हैं, साथ ही साथ हम अपनी क्रिएटिविटी और स्किल पे और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिससे प्रमोशन में हमारी मदद मिलेगी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व, हमारी संपत्ति इकट्ठा करने का जो गुण है, नेचर है, वो बहुत अच्छा है। आप खेतों में और ज़मीनों में निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में परिवार, दाम्पत्य, बच्चे और यश मान पद प्रतिष्ठा, ये सब आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। बुद्धि अच्छी है, और मैं तो समझता हूँ कि व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति पितरलोक से आया है और वापस वो अगर देखते हैं तो पितरलोक से आया है और वापस वो पृथ्वी लोक पे फिर से आएगा। इस वजह से कर्म अच्छा करें, क्योंकि जन्म वही श्रेष्ठ होता है जो वापस जन्म ना लेने दे, और मृत्यु वही श्रेष्ठ होती है जो वापस आपको मृत्यु में ना जाने दे। यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, विशेषतया शनि और सूर्य की दशा में हड्डी और कई बार घुटनों का दर्द, घुटने के नीचे के अंग पसलियों में और सुपलियों में दर्द होता है। और दूसरा कि यहाँ पे हमें अपनी दिनचर्या को ठीक रखना है, पड़ोसियों के साथ आपके संबंध लगभग ठीक रहेंगे, और कंसंट्रेशन ठीक है, दान पुण्य की शक्ति ठीक है, पूर्वाभास पहले हो जाता है कि ये होने वाला है, मित्र कब शत्रु बनेगा और शत्रु कब मित्र बनेगा, ट्रेन कब समय पे आएगी और कब व्यय होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल जाती हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर धर्म और भाग्य, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, दर्शन, ये सब ठीक है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी सदैव बनी रहेगी। पिता से बहुत ज़्यादा संपत्ति का योग प्राप्त नहीं हो रहा है, वो सामान्यतया ठीक ठाक है। व्यक्ति सेल्फ मेड है, अपने से खुद को उसने बनाया है। और व्यय पे नियंत्रण रखना है, बहुत ज़्यादा हमें नेता परेता इन लोगों से सावधान ही रहना है। मतलब जो बड़े लोग हैं, जो षड्यंत्र करना जानते हैं, उन लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ बात मैं मारक दशाओं पे आपका ध्यान लेके आता हूँ, थोड़ा इसको समझिएगा। जन्म कुंडली के कहा गया है शास्त्र में कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक होते हैं, जबकि अगर शनि का संबंध या मंगल का संबंध अष्टम भाव से हो जाता है तो कई बार शनि मारक में प्रबल मारक हो जाते हैं और मंगल का मारकत्व नष्ट करके स्वयं को स्वतः मारक बना लेते हैं। तो शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे प्राप्त हो रही है। मंगल अष्टमेश होकर के लग्न में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं, तो अष्टमेश और त्रिक भाव यानी कि त्रिक और दुह स्थान के स्वामी अगर शनि से दृष्ट हैं तो यहाँ शनि, मंगल, केतु और राहु, ये तो मारक हो गए। मतलब इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह कौन बनेंगे?
यही शनि आपको देने वाले भी बनेंगे। मतलब अपनी दशा काल में जो लंबी चीज़ें चल रही हैं, जो बहुत दिन से आपका मामला पड़ा हुआ है, उसको अंततोगत्वा आपके परिणाम आपके पक्ष में लेने वाले बन रहे हैं, लेकिन भगा करके दौड़ा करके, क्योंकि नीच की राशि को देख रहे हैं। अष्टम भाव में केतु कई बार व्यक्ति के नाभि के क्षेत्रों को भी परेशान करते हैं। इस वजह से कई बार कष्ट का प्रधान कारण यहाँ केतु भी बन जाएंगे। राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो राहु की दशा में अगर व्यक्ति कष्ट को प्राप्त होगा तो वो अपने कुटुंब के कारण कष्ट को प्राप्त होगा, और साथ ही साथ अपने धन की हानि के कारण उसको कष्ट प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मूलतः 12वें भाव में बुध और शुक्र की। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो केतु की दृष्टि है बुध और शुक्र पे। सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान मारक होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मारक द्वितीय भाव होता है। तो द्वितीय भाव का संपर्क या द्वितीय भाव में अगर कोई पापग्रह बैठा हो या द्वितीय अगर पापग्रह के संपर्क में हो या उनसे बैठे हो तो वो मारक हो जाते हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी बुध हैं, शुक्र हैं, बुध के साथ बैठे हैं, कोई खराबी नहीं है। लेकिन केतु के साथ, केतु से दृष्ट हैं, इस वजह से केतु में बुध और शुक्र की दशा और राहु में बुध और शुक्र की दशा जातक की कुंडली के लिए मारक का काम करेगी। इसमें भी जब चंद्रमा मीन राशि से गोचर करें, या जन्म कुंडली में गुरु जब कभी भी वृष राशि से गोचर करें, या जब कभी भी मंगल क्या बोलते हैं कि मेष राशि से गोचर करें, कुंभ राशि से गोचर करें, तो हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस कुंडली में मारक कौन हुआ, मैंने ये बताया आपको। शुक्र, बुध, राहु, शनि, मंगल, ये सब मारक बन रहे हैं। और कुंडली के 12वें भाव में बुध और शुक्र बैठ करके आपको काफ़ी हद तक सुरक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो केतु से दृष्ट होने के कारण मानसिक चिंताएं, घाव, फोड़ा, फुंसी, अल्सर, ऑपरेशन, मवाद, पी, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति को मूत्र रोग से, मूत्र मार्ग से समस्या दे दें, ऐसी चीज़ें देने वाले बन जाते हैं। हेडेक होता है ऐसा। अब मैं आपको इस कुंडली में एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। जन्म कुंडली में अगर मंगल के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है तो व्यक्ति अपने किसी भी समस्या का अंत अपने आसपास ही रखता है। मतलब उस पर तीव्रता से कोई भी हावी नहीं हो सकता, अचानक से उसको कोई पलटवार नहीं कर सकता। मतलब क्विक रिएक्शन करने में यहाँ मंगल और गुरु और चंद्रमा व्यक्ति की मदद करेंगे। ऋण से मुक्ति में शुक्र और बुध मदद करेंगे, और परिस्थिति को समझने में शनि और सूर्य मदद करेंगे। जबकि एनर्जी का फ्लो मंगल दे रहे हैं, और द्वितीय भाव के राहु व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वृद्धि कर रहे हैं। नवम भाव के सूर्य, नवम भाव के देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को दानी और परोपकारी बना रहे हैं, जबकि सप्तम भाव के चंद्रमा पत्नी के ऊपर आश्रित रहने वाला बना रहे हैं। क्लियर है? अब एक एक ग्रह को समझते हैं कि वो अपनी दशा काल में कैसा और परिणाम दे सकता है, थोड़ा समझेंगे इसको। तो सूर्य कर्क राशि में और यहाँ बैठे मीन राशि में, यहाँ कर्क और यहाँ मीन, इसका अर्थ होगा कि सूर्य की दशा जातक को संतति के लिए लाभान्वित करने वाली या संतति के लिए आगे बढ़ाने वाली साबित होगी। जबकि चंद्रमा लग्न कुंडली में मीन राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में वो कहाँ बैठे हैं, मीन राशि में। मतलब चंद्रमा वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम होने के कारण कुंडली का बल बलवान हो जाएगा। मंगल जन्म कुंडली में कन्या राशि में और नवांश कुंडली में अपने उच्च के नवांश में जा रहे हैं। इस वजह से मंगल की दशा भी आपको सचेत और सजग रहने को कहती है, क्योंकि अच्छा ग्रह अगर अच्छा हो रहा है तो बात समझ में आती है। लेकिन अच्छे भाव का स्वामी नहीं है मंगल और लग्न में बैठे हैं, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में शनि से दृष्ट भी हैं, उनके ठीक आगे राहु बैठे हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा बुरा बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके ठीक पीछे दो दो शुभग्रह बैठे हैं। तो मंगल की दशा में शुक्र और बुध तो अच्छे हो जाएंगे, पर मंगल की दशा में केतु, राहु और शनि कई बार कष्ट देने वाले भी बन जाएंगे। मतलब मंगल की दशा में हमें यहाँ से भी सावधान होना होगा। हालांकि मंगल अपने उच्च की नवांश में गए हैं तो आपकी सुरक्षा करेंगे और एक्सीडेंटल मृत्यु नहीं करने देंगे, अकाल मृत्यु का शिकार व्यक्ति को नहीं होने देंगे। और उसका दिमाग अगर कहीं भी जा रहा है, कहीं भी ढूंढ रहा है, कहीं भी चीज़ें, कोई भी चीज़ वो सीख रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है, ठीक ही कर रहा है। पर फिर भी हमें उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम वर्तमान में जी रहे हैं तो हमें उसका ध्यान रखना होगा कि हमारा वर्तमान कितना सुरक्षित हम हमारे कृत्य से कर रहे हैं। बुध सिंह राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इस वजह से बुध की दशा में धन प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, और
यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जबकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वृष राशि में, नवांश कुंडली में कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति की दशा में प्रमोशन और लाभ के योग बनते हैं। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की दशा में सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होती है। शुक्रदेव लग्न कुंडली में सिंह राशि में, नवांश कुंडली में भी सिंह राशि में बैठे, इस वजह से शुक्रदेव की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी और इस कुंडली के लिए मुझे लगता है कि शुक्रदेव सबसे अच्छे ग्रह बन भी रहे हैं। जबकि शनिदेव आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठ रहे हैं, नवांश कुंडली में, इस वजह से शनि की दशा में मैंने जैसे पूर्व में कहा था, लाभ और धन पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी कराते नजर आते हैं। राहु आपको मेहनत करा रहे हैं, थका रहे हैं और बहुत तिकड़मी और बहुत छोटे छोटे सूत्र को याद करने वाला बना दे रहे हैं। मतलब व्यक्ति जो है वो क्विक रिएक्शन करता है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है और जल्दबाजी में उसको कौन सा निर्णय लेना है उसको ये भी बात पता रहती है। इतनी सारी चीज़ें हैं। दिन आपके लिए बुधवार, अंक आपके लिए 7, दिन आपके लिए शनिवार और अंक आपके लिए 4, ये अच्छे रहेंगे। बहुत होश में बोल रहा हूँ। उसके बाद आपकी कुंडली के लिए धन कमाने के लिए दिशा पूरब भी बहुत अच्छा है और वस्तुतः मित्रता मकर और वृष वालों से कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कुंडली में अच्छी दशा, राहु की दशा में धन लाभ तो प्राप्त होगा पर थोड़ी बहुत मानसिक चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन जाते जाते राहुदेव आपको चिंता से मुक्त भी करते जाएंगे। मंगल में शुक्र, मंगल में बुध, मंगल में सूर्य और मंगल में चंद्रमा, ये सब आने वाली मंगल की दशाएं आपके पक्ष में रहेंगी और आपके पक्ष में ही निर्णय करेंगी। क्लियर है? अब और भी चीज़ें बता देता हूँ। दरअसल हमें इस कुंडली के हिसाब से पीपल के वृक्ष की जड़ गले में धारण करनी चाहिए। तर्जनी उंगली का 3 गुना छोटा छोटा जोड़ करके उसको ताबीज़ में भर दीजिए और ओम पुष्णे नमः इस मंत्र का जप करके उसको धारण कर लीजिए। निरंतर शिव जी को शहद, केसर, सफ़ेद चंदन और काला तिल अर्पित करें। इसके साथ साथ नित्य मंदिर का दर्शन करें, आदित्य हृदय का पाठ करें, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करें, अपने कमरे की सफाई आप खुद से करें, उड़द, काला तिल और साथ ही साथ घी दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर रत्न कुछ पहनना होगा तो आप चाहें तो इस कुंडली के आधार पर बन पड़े तो आप शनि का रत्न नीलम या नीली भी धारण कर सकते हैं। और कई बार तो इस कुंडली के लिए मैं बुध का रत्न ही बहुत बढ़िया कहूँगा कि बुध का रत्न ही पहन लिया जाए। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें हैं। आपको सावधान रहना है अपने नौकर चाकर से, आपको सावधान रहना है सिंह और तुला वालों, तुला राशि के लोगों से, आपको सावधान रहना है अपने बहुत ज़्यादा चिंता करने से। ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हैं। अष्टक वर्ग के बाद मैंने अष्टक वर्ग पे चिंतन कर दिया है। होरा चक्र के आधार पर मंगल, गुरु और बुध की दशा नॉर्मल बीतेगी, जबकि शनि, राहु, केतु, चंद्रमा और शुक्र के साथ सूर्य की दशा एग्रेशन, महत्वाकांक्षा की वृद्धि और लाभ देने वाली बीतेगी। वाहन, भूमि, भवन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप शुक्र की दशा के साथ गुरु और सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो तो वो दशा मंगल और शनि की रहेगी। साथ ही साथ कई बार इम्यून अगर कमज़ोर होगा तो वो चंद्रमा की दशा रहेगी। पूजा पाठ, धर्मशास्त्र, इन सभी चीज़ों में अध्ययन में मन लगाएं, ब्राह्मण को दान करें, घर में ब्राह्मण का आवागमन होता रहे और निश्चित रूप से गणेश जी की पूजा या गणेश जी के मंदिर का दर्शन आपको लाभ दे देगा। संतान के लिए ये कुंडली थोड़ी रुग्ण बन रही है, हम उसको सर पे नहीं चढ़ाएंगे और निश्चित रूप से उनके साथ बैठने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।